तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो हेवनली कल्ट सेक का मास्टर बन गया होता है और उसके साथ साथ वो अब हेवनली कल्ट सेक की ग्रेट यूनिफिकेशन टेक्निक और पोर्टल टेक्निक को सीखने के लिए 12 दिन का टाइम लगाता है और उसके लिए वो एल्डर्स भी उसके पीछे रहते हैं। और मोशन जब वो टेक्निक्स दोनों ही मास्टर कर लेता है तो वो वहां से निकलकर फिर दूसरे शहर की तरफ चला जाता है, मगर वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहां पर कुछ शिप्स पर अचानक कुछ इंसेक्ट्स ने हमला कर दिया है। ये देखते ही वो फौरन से उस शिप में जाता है तो वहां पे मौजूद कुछ बैंडिट्स वो उसे शुरू में तो मारने की कोशिश करते हैं, मगर बाद में जब मोशन उन्हें पैसे दिखाता है तो वो लोग मोशन को ही अपने साथ लेकर फिर सीधा कैपिटल की तरफ चले जाते हैं। अचानक से वो बग्स उन लोगों पर आकर हमला करते हैं और वहां पे हर जगह तबाही मचा देते हैं। ये देखते ही मोशन अपने बुचर नाइफ के साथ अपनी फायर फ्लेम को यूज करके उन इंसेक्ट्स को मार रहा होता है और उस शिप का जो चीफ होता है वो भी अपनी फायर फिनिक्स पावर को यूज करके उन बग्स को अपने शिप से दूर भगा देता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक लड़की उन लोगों के पीछे आ रही होती है। जब वो चीफ उस लड़की को देखता है तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि सानकी फोर्ट के पास सिर्फ 3 ही खूबसूरत लड़कियां हैं, जिनमें से एक फ्लाइंग इंसेक्ट लेडी है और दूसरी एक मेडिसिन लेडी है, और उसके अलावा वहां पर बहुत सारी और भी खूबसूरत लड़कियां हैं जो कि सिर्फ एवरेज लेवल की हैं। आज तो मैं अपनी आंखों के सामने देखकर ये बात तो पक्की हो गई कि जो मैंने सुना था वो बिल्कुल सही था। मगर वो लड़की फिर फेन युनशाओ से कहती है कि तुम तो डाओ सेक्ट से बिलोंग करते थे ना, क्या हुआ तुम्हें? लगता है तुमने डाओ सेक्ट छोड़कर एक बैंडिट बनने का फैसला कर लिया है। मगर सुनने में आया है कि आजकल तुमने फिर से कोई नया रिफॉर्म कर लिया है। ये सुनते ही फेन युनशाओ कहता है रिफॉर्म क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारी ये पायरेट शिप जो कि हमेशा क्लाउड्स के बीच में छुपकर उड़ती थी, आज ये शिप खुलेआम उड़ रही है और मुझे दिखाई दे रहा है कि इस शिप में बहुत सारे पैसेंजर्स भी हैं। तो वो चीफ कहता है कि पीसफुल टाइम में हम लोग बैंडिट बन जाते हैं और हर जगह लूट मार करते हैं, मगर हर जगह तबाही हो और जंग चल रही हो तो उस वक्त हम लोग लूट मार छोड़कर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, क्योंकि लूटने से ज्यादा कमाई इसमें हो जाती है। मगर मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। ये कहने के साथ ही वो लड़की जैसे ही चलो यहाँ से, ये कहते ही वो लोग उस शिप को छोड़कर वहाँ से एक अलग ही डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं, जिस पर उस लेडी के साथ मौजूद एक लोगों को कैपिटल सिटी तक ले जाने का वादा किया है और मैं तुम लोगों को हर हाल में वहां तक पहुंचाऊंगा। मेरी शिप में मौजूद जितने भी लोग हैं उन्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ेगी तो भी मैं लगा दूंगा। वो वहां मौजूद एक पैसेंजर से कहता है कि तुम्हारे पैसे सारे छीन लिए गए हैं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ। इतना कहने के बाद अचानक उस शिप में मौजूद उस फर्नेस पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से वो फर्नेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस शिप का इंजन वो अचानक से बंद होना शुरू हो जाता है। और एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है कि चीफ जरा उस फर्नेस को देखिए, किसी इंसेक्ट ने उसे उड़ा दिया है। मगर फेंग युनशाओ कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे चीफ मत पुकारो, हम लोगों ने रिफॉर्म्स कर लिए हैं और अब मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, या फिर मुझे अपना सीनियर या मुझे मेरे नाम से पुकारा करो। उस धमाके की वजह से वो पूरा का पूरा फर्नेस ही क्रैक हो गया था, जिसके बाद वो काम करना छोड़ता है तो उस शिप को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो अब नीचे की तरफ जाने लगती है। और उस बंदे को भी पता चल जाता है कि ये अटैक उसी इंसेक्ट लेडी ने किया है। और हमें फिर उस लड़की को भी दिखाया जाता है, वो दूर से देखती है कि उस शिप से आग निकल रही है, जिस पर वो समझ जाती है कि उसके इंसेक्ट्स ने ये काम कर दिया है। यहाँ पर उस शिप में हमें दिखाया जाता है कि हर जगह आग लगी हुई होती है और इंजन भी काम करना बंद कर चुका होता है। और वो चीफ कहता है लगता है कि हमें अब ये शिप छोड़नी ही पड़ेगी। मगर मोशन उन लोगों की हेल्प करने को आता है और कहता है कि मैं इस शिप को अभी भी ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर फेन युनशाओ हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे इंसेक्ट्स अब उस शिप की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही एक बंदा उन इंसेक्ट्स को आते हुए देखता है तो वो फौरन से चीफ से कहता है कि वो लेडी बग दोबारा से यहाँ पे आ रही है। जैसे ही वो इंसेक्ट फौरन से उस शिप तक पहुंचते हैं तो फेन युनशाओ वो भी अपनी शिप को बचाने के लिए और उन पैसेंजर्स को सिक्योरली कैपिटल तक पहुंचाने के लिए उस शिप के बिल्कुल ऊपर जा पहुंचता है और वहां पर जाते ही अपनी वैन के साथ एक फायर ब्लो क्रिएट करते हुए उससे अपने फिनिक्स बर्ड को समन करता है। वो जायंट फिनिक्स बर्ड इतना बड़ा होता है कि वो उस पूरी की पूरी शिप को ही पीठ पर लेकर उड़ना शुरू करता है, तो वो उन इंसेक्ट से बहुत ही स्पीड से आगे निकल जाता है, मगर वो सारे ही इंसेक्ट उसका पीछा कर रहे होते हैं। और यहाँ पर चीफ वो अपने एक बंदे से कहता है कि जाकर उस लड़के की हेल्प करो, और फेन युनशाओ वो मोशन से कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ वो ज्यादा देर तक काम नहीं करेगी, मैं सिर्फ एक एसिड स्टिक के जितना ही टाइम ले सकता हूँ। तो मोशन कहता है कि इतना टाइम काफी होगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपने फोर्जिंग मेथड को शुरू करता है, तो वो एक हथौड़े के साथ उस फर्नेस के पीसेस को जोड़ना शुरू कर देता है। और फेन युनशाओ वो अपनी पावर को
यूज करते हुए उस फिनिक्स बर्ड के साथ उस पूरी की पूरी शिप को कैरी करके वहां से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसे काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही थी। और कुछ लोग पानी के जरिए उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर मोशन भी हथौड़े पर हथौड़ा मारते जा रहा होता है। वो अपने ग्रैंडपा ब्लैक स्मिथ से जो भी स्किल सीखा था वो सारे के सारे आज उस फर्नेस को बनाने में लगा रहा था। और दूसरी तरफ फेन युनशाओ की स्ट्रेंथ भी काफी तेजी से कंज्यूम हो रही थी, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ गया था। मगर वो इंसेक्ट अब उस शिप के और भी ज्यादा करीब पहुंचते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे पैसेंजर्स खतरे में पड़ गए थे। मगर हमें दिखाया जाता है मोशन की आंखों में एक अजीब सी फ्लेम्स नजर आती हैं। वो अपनी फायर एलिमेंट पावर की मदद से उस फर्नेस को दोबारा से जोड़कर बिल्कुल पहले जैसा बना देता है। और उस फर्नेस में जैसे ही वो लोग कोयला डालना शुरू करते हैं तो उसकी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और वो लोग तेजी से वहां से निकलकर दूर चले जाते हैं। और एक बंदा कहता है कि चीफ, इस लड़के ने हमारे फर्नेस को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है और उसकी पावर भी अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। ये फर्नेस हमारी स्पीड को पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है। ये सुनकर वो चीफ मोशन से कहता है कि तुम्हें ये ब्लैक स्मिथ स्किल्स किसने सिखाए हैं, क्योंकि जो स्पीड इस शिप की हो चुकी है, इस स्पीड के साथ अगर मैं नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी लूट मार करने जाऊं तो मुझे तो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। मगर मोशन कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने ये काम छोड़ दिया है और तुमने रिफॉर्म्स कर लिए हैं। ये सुनकर वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। इसी तरह उन लोगों का उस शिप में सफर जारी रहता है और कुछ दिन गुजरते हैं तो मोशन वो उस शिप के ऊपर ही बैठकर अपनी कल्टीवेशन कंटिन्यू रखे हुए होता है। जैसे ही वो लोग यानकांग किंगडम के करीब पहुंचते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि यानकांग किंगडम के बॉर्डर के बाहर काफी सख्त पहरा होता है। और वहां पे एक बंदा जब उस शिप को देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उनके बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर आकर बैंडिट्स की हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की। मगर फेन युनशाओ मैं कोई बैंडिट नहीं हूं, मैं भी अब एक सिटीजनशिप ले चुका हूं। मेरी शिप अब बस मर्चेंडाइज ट्रेडिंग के लिए यूज की जाती है। ये कहने के साथ वो उसे अपना सर्टिफिकेट भी दिखाता है। ये कहने है तो सारे के सारे पैसेंजर्स वो फौरन से यानकांग किंगडम के अंदर चले जाते हैं। मगर जैसे ही मोशन जाने लगता है तो युनशाओ फौरन से उसे रोकता है और कहता है कि ब्रदर, अगर तुम एक बैंडिट ना बने तो यकीन जानो कि तुम्हारे स्किल्स बेकार में जाया हो जाएंगे। क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। तो मोशन उससे कहता है कि ब्रदर, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं कि तुम्हें डाओ सेक्ट ने इसलिए निकाल दिया था क्योंकि तुम्हारी इंटेंशंस वो ठीक नहीं थी। मगर जहां तक बात मेरी है तो टाई एकेडमी में मेरी काफी ज्यादा इज्जत है। और वो उस बंदे से कहता है कि मैंने सुना है कि डाओ सेक्ट के पास एक ऐसी बुक है जिसे मैक्रोस्कोपिक डिवाइनेशन कहा जाता है, यानी कि आसान लफ्जों में उसे ग्रैंड मिस्टिक कैलकुलेशन क्लासिक कहा जाता है। क्या तुमने कभी इस तरह की कोई बुक देखी है? ये सुनते ही वो बंदा फौरन से मोशन के पास आता है और कहता है कि जब मैंने डाओ सेक्ट को छोड़ा था उस वक्त मैंने डाओ सेक्ट से उस बुक का एक वॉल्यूम चुरा लिया था। अगर तुम वाकई में इसे स्टडी करना चाहते हो तो मैं ये बुक तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे डाओ सेक्ट में जितने भी डिसाइपल्स थे उन लोगों को ब्रेक थ्रू करवाने के लिए इसी बुक का इस्तेमाल किया जाता था। और यकीन जानो, अगर तुम इसे अच्छी तरह से सीख जाते हो तो तुम डाओ सोर्ड टेक्निक को भी सीख जाओगे, क्योंकि डाओ सेक्ट के 14 इनविंसिबल चैप्टर्स हैं जिन्हें तुम एक मर्तबा मास्टर कर लो तो उसके बाद तुम डाओ सोर्ड प्रैक्टिस में इनविंसिबल बन जाओगे और तुम्हें लोग या तो गॉड या फिर अपना एंसेस्टर कहकर पुकारेंगे। ये कहने के साथ वो बुक मोशन को दे देता है और मोशन भी फौरन से उस बुक को खोलकर पढ़ना शुरू करता है और कहता है कि अच्छा, तो इस बुक के जरिए वो लोग अपने डिसाइपल्स में से सिर्फ जीनियस डिसाइपल्स को चुनकर को डाओ सोर्ड टेक्निक सिखाते हैं, जिसका मतलब ये है कि इंपीरियल एकेडमी के जीनियस डिसाइपल्स के बीच अब एक रिफॉर्म होना जरूरी है। और दूसरी तरफ से फेन युनशाओ वो वहां से जाते हुए कहता है कि इस वक्त चारों तरफ सिचुएशन काफी खराब है, मगर जब हर जगह पीस मेंटेन हो जाएगा तो मैं यहाँ पर दोबारा से वापस जरूर आऊंगा और मुझे यहाँ से भी कोई खास चीज चुरानी है। और अगर ब्रदर किन किसी भी टाइम पर मुझे ज्वाइन करना चाहे तो वो मुझे बस कभी भी मेरा नाम लेकर पुकारेगा, मैं आ जाऊंगा। ये कहने के साथ ही वो वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोशन जैसे ही टाई एकेडमी में पहुंचता है तो वो सबसे पहले टाई एकेडमी के बाहर उस किलिन ड्रैगन को देखता है। वो उसे देखकर काफी सरप्राइज हो गया था, जिसके बाद वो किलिन ड्रैगन कहता है कि तुम ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? तो मोशन कहता है तुम काफी चेंज हो गए हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने कई दिन से खाना नहीं खाया, तुम बिल्कुल दुबले पतले हो गए हो। तो वो ड्रैगन कहता है कि हर रोज लोग मेरे लिए यहाँ पर पेट भरकर खाना लाते हैं और मुझे पानी भी पिलाते हैं, इसीलिए मैं इस जगह से हिलता नहीं ना कहीं जाता हूँ। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल है, मैं यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया हूँ। तो वो लिंगर उससे कहती है कि क्या तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना और पीना है? मगर वो ड्रैगन कहता है सिस्टर फॉक्स, तुम मेरे बारे में नहीं जानती, हमारी भूख हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिसके बाद वो फॉक्स कहती है कि मास्टर प्लीज चलिए यहाँ से, इस
ड्रैगन का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। इतना कहने के साथ ही वो ड्रैगन रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा ओल्ड मास्टर वो मुझे छोड़कर चला गया। जिसे ये उसने रिजाइन किया, एक ओल्ड मास्टर उसे लेने के लिए आया था और वो दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास कोई भी जगह नहीं जहां मैं जा सकूं। यही वजह है कि मैं बस यहीं पर ही बैठा रहता हूँ। वो ऑक्स हर रोज यहाँ पर आता है और मुझे रोज चिढ़ा कर जाता है। मेरे लिए तो यहाँ पर अब जिंदा रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये कहने के बाद मोशन कहता है कि अच्छा तो तुम एंसेस्टर के ड्रैगन हो, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम दोनों एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ये सुनकर वो ड्रैगन खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या बात कर रहे हो, अब इंपीरियल अकेडमी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचा है जो कि हमारे ओल्ड मास्टर की बराबरी कर सके। और तुमने तो पिछली मर्तबा मुझे बेहोश किया था और मैंने तुमसे अभी तक उसका हिसाब किताब नहीं लिया है। मोशन उस किलिंग ड्रैगन से कहता है अच्छा क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने मुझे जानबूझकर उकसाया कि मैं उस ऑक्स को पकड़कर तुम्हारे सामने लाऊं ताकि तुम मुझे वो सिलाइवा दे सको। मेरे पास ये मेडिसिन अभी भी मौजूद है, मैं चाहूं तो उस ऑक्स को दोबारा से यहाँ पर ला सकता हूँ, तुम खुद ही उससे निमट लेना। तो वो ड्रैगन डरते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे जान से मरवाना चाहते हो। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मोशन वो प्रिंस रेजिडेंस की तरफ जा रहा होता है तो वो ड्रैगन उसका पीछा कर रहा होता है और मोशन वो ये बात जानता था कि वो ड्रैगन उसके पीछे आ रहा है और हुआ लिंगर भी उसे ये बात बताती है। जब मोशन पीछे मुड़कर देखता है तो वो किलिंग ड्रैगन एक जगह छुप जाता है, मगर जैसे ही वो ड्रैगन बाहर निकल कर झांकता है तो उसे दिखाई देता है कि मोशन वहां पर कहीं भी नहीं है। वो आसपास देखता है, वहां पर उसे कहीं भी मोशन नहीं दिखाई देता तो वो फौरन से ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर वो मोशन की स्मेल सूंघते हुए उसे तलाश करने की कोशिश करता है। तो मोशन ऊपर से उसे आवाज देकर कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो किलिंग ड्रैगन कहता है कि तुमने ही मुझे बेहोश किया था ना, अब तुम मुझे खाना और पीना भी दोगे। मगर वो फॉक्स कहती है कि तुमने ही तो कुछ देर पहले कहा था कि तुम्हें गेट के बाहर ही लोग खाना भी देते हैं और पानी भी। अगर तुम्हें हर रोज खाना मिल रहा है तो फिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। जिसके बाद वो उन लोगों को सारी सच्चाई बताता है और मोशन को पता चलता है कि जब से मास्टर ने उसे छोड़ा है उस दिन के बाद से उसे किसी ने भी कोई खाना पानी नहीं दिया है। वो बेचारा कई दिनों से भूखा बैठा हुआ था और वो मोशन को बताता है कि सब लोग मुझे इस तरह इग्नोर कर देते थे कि जैसे मैं कोई स्टैचू हूँ और मैं किसी से भी खाने के लिए भीख नहीं मांगना चाहता। और दूसरी तरफ वो काओ हर रोज मुझे आकर तंग करता है और कहता है कि मैं बाशियन जी का डिसाइपल बन जाऊं, मगर मेरी फीलिंग्स वो मुझे कभी भी ऐसा करने के लिए अलाउ ही नहीं करती। वो मोशन को अपने दुखड़े सुना रहा होता है और मोशन कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें खाना पानी दूंगा, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहते हो। ये सुनते ही वो ड्रैगन तो फौरन से अकड़ जाता है और कहता है कि मुझे खाने में फायर स्प्रिट क्रिम्सन पिल्स चाहिए और पीने के लिए मुझे ड्रैगन लेक से पानी चाहिए। ये सुनते ही मोशन के भी तोते उड़ जाते हैं। वो इतनी बड़ी डिमांड कर रहा था कि मोशन उसे पूरा भी नहीं कर सकता। हुआ लिंगर कहती है कि मास्टर ये तो हमारे सारे पैसे एक ही बार में खर्च कर देगा। जब उस ड्रैगन को पता चलता है कि मोशन के पास इतने पैसे नहीं है तो वो फौरन से अपनी औकात पर आ जाता है और कहता है कि अच्छा ऐसा करो कि मुझे क्रिम्सन पिल्स बस थोड़ी सी ही देना, मैं आधा पेट भरकर भी गुजारा कर लूंगा। और जहां तक बात पानी की है तो 1 लीटर भी मिल जाएगा तो मेरे लिए काफी होगा, मगर इससे कम में मैं बिल्कुल भी राजी नहीं होऊंगा। तो मोशन उससे कहता है कि पिल्स तो मैं खुद से बना सकता हूँ, इसीलिए तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें पेट भर कर खाना मिलेगा। मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुम्हें खाना खिलाने के बदले में कुछ चार्ज करूंगा। मगर वो ड्रैगन कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से नॉकआउट करने वाले हो तो मुझे पहले से ही बता दो, क्योंकि हम दोनों एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तुम मेरे ही सेक्ट के लीडर बन चुके हो, इसीलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे खिलाओ और पिलाओ। मगर मोशन उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मगर उसके बदले में तुम्हें अपना वो कीमती सलाइवा मुझे देना पड़ेगा। सिर्फ एक यही ऑप्शन है जिसके साथ मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख सकता हूँ। ये सुनकर वो ड्रैगन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मेरा कीमती सलाइवा। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसका सलाइवा कितना खास है। और लिंगर उसे बताती है कि सलाइवा यानी कि हमारे मुंह से जो वो लिक्विड निकलता है। ये सुनकर वो ड्रैगन कहता है ठीक है, हम दोनों के बीच में फिर डील डन हो गई और वैसे भी हमारे बीच में एग्रीमेंट हो चुका है, तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें सबसे पहले मेरे लिए उस पागल ऑक्स को मारना होगा। ये बात मोशन को गुस्सा दिला देती है और वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही डिमांड्स कर रहे हो, आइंदा ऐसी डिमांड की तो मैं तुम्हारे खाने में से आधा खाना कट कर दूंगा और हर रोज तुम्हें पेट भरकर खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो किलिंग ड्रैगन फिर से
अपना सर एक टेबल पे मारता है और कहता है कि मैं क्या करूं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन उसी ड्रैगन रिवर से आकर पानी पीता है तो वो एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीना शुरू कर देता है। मोशन देखता है कि वो ड्रैगन जैसे जैसे पानी पी रहा है उसका जिस्म भी फूलता जा रहा है जैसे कि वो अपने रियल फॉर्म में आ रहा हो। और यहाँ पर ही मोशन को पता चल जाता है कि इस ड्रैगन का रियल फॉर्म ऐसा नहीं है कि जैसा ये दिखता है, ये साइज में असल में काफी बड़ा है। हुवरलिंगर भी कहती है कि ये ड्रैगन इतना बड़ा था हम तो सोच भी नहीं सकते, यानी कि ये फिर खाएगा भी इतना ही ज्यादा। और हुवरलिंगर उससे कहती है कि मैं तुम्हें आज से बिग ड्रैगन कहकर पुकारूंगी क्योंकि तुम तो उस ऑक्स के साइज में डबल हो। मगर वो ड्रैगन उन लोगों से कहता है कि मैं अभी भी काफी भूखा हूँ, क्या तुम लोग मुझे कुछ खिला सकते हो। तो मोशन कहता है चलो मेरे साथ, हम लोग चलकर कुछ मेडिसिन बनाते हैं। ये सुनते ही उस ड्रैगन के मुंह में पानी आ जाता है और वो फौरन से मोशन के साथ चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन उसे मेडिसिन पवेलियन में लेकर आता है और वहां पर उसे ढेर सारी पिल्स देता है, जिस पर वो ड्रैगन मोशन से कहता है कि आज से तुम ही मेरे मास्टर हो, आज के बाद तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो तो बस मेरा नाम पुकार लेना, मैं पहुंच जाऊंगा। यकीन जानो कि मैं फाइटिंग में बहुत ही अच्छा हूँ। मगर हुवरलिंगर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम फाइटिंग में अच्छे हो जबकि वो ऑक्स हर रोज तुम्हें तंग करता है और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और तुम चले हमारी मदद करने के लिए। मगर मोशन को से जो चीज चाहिए थी वो उसका सिलाइवा था और वो उसे अब आसानी से मिलने लगा था। और वो सिलाइवा जैसे ही वो एक क्रेन बर्ड के पैर पर लगाता है तो सिर्फ एक बूंद से ही उस क्रेन बर्ड का पैर पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जिस पर वो सारे ही फिजिशियंस बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये मेडिसिन उन लोगों को एक मिरेकल मेडिसिन की तरह लग रही थी। इतने में एक फिजिशियन वो अपने एक जूनियर को पकड़कर एक नाइफ से उसे काटने वाला था ताकि उसे उस मेडिसिन के साथ हील करके देखा जाए, मगर बाकी के फिजिशियंस उसे रोक लेते हैं। और मोशन कहता है कि तुम लोगों को ये मेडिसिन मुफ्त में नहीं मिलेगी, इसके लिए पैसे देने होंगे। ये कहने के बाद वो लोग जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो सारी की सारी मोशन से खरीद लेते हैं और मोशन ढेर सारे पैसे कमा लेता है। और वो जाते हुए उस फेन युनशाओ के बारे में कहता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ है, अगर वो इस तरह का काम करे तो वो मुझसे भी ज्यादा कमाएगा। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो किलिंग ड्रैगन बहुत ही तेजी से भागते हुए जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डिसाइपल्स को कुचलता है और बहुत से लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे वो लोग जख्मी हो जाते हैं। और वो किलिंग ड्रैगन मोशन से कहता है कि इन बेवकूफ लोगों ने हमारा रास्ता रोक रखा था, पर अब बेफिक्र हो जाएं, अब रास्ता बिल्कुल क्लियर है। मगर मोशन उससे जाकर करीब से कहता है कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना। वो सारे ही सीनियर्स को कहता है कि इस हरकत के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। इतने में एक डिसाइपल ऊपर से आकर जोर से नीचे गिरता है तो सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां पर एक टावर के ऊपर लड़ाई हो रही होती है और वहां पर हमें सेवेंथ प्रिंसेस को दिखाया जाता है। वो अभी भी एक वॉरियर वाले गेटअप में होती है और वो वॉरियर के साथ फाइट भी कर रही थी, मगर मोशन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तो फाइनली तुम वापस आ गए। इतना कहने के साथ वो अपने हैमर के साथ एक वॉरियर को उस टावर से नीचे दे मारती है। और मोशन उसे कहता है कि मैं टाई अकेडमी से क्या गया, तुम तो यहाँ पर टाई अकेडमी में एक मॉन्स्टर बनी फिर रही हो, प्रिंस रेजिडेंस में तुमने तहलका मचा दिया है। मगर वो लड़की नीचे आते ही उससे बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम कहाँ थे इतने दिन, काफी लंबे टाइम के बाद वापस आए हो। मगर वो पीछे मुड़कर देखती है कि सारे ही जूनियर्स उसे देख रहे हैं, जिसके बाद वो दोबारा से एक मर्दाना आवाज निकालकर बात करते हुए कहती है कि असल में मास्टर बाशेन और मैं, हम दोनों ही तुम्हारे लिए काफी परेशान थे। तुम काफी दिनों के लिए गायब हो गए थे, मगर तुम वापस आए हो तो तुम्हारे स्किल्स अब पहले के मुकाबले में काफी इंप्रूव लग रहे हैं। इतना कहने के बाद वो उसके करीब जाकर कहती है कि तुम्हें अब जरा संभाल कर रहना होगा क्योंकि एम्परर ने टाई अकेडमी का नया ग्रैंड प्रीस्ट वो लिन नुआन को बना दिया है। लिन नुआन जब से वो ग्रैंड प्रीस्ट बना है उसके बाद से वो तुम्हें तलाश कर रहा है, यहाँ तक कि उसने सेकंड प्रिंस से भी तुम्हारे बारे में पूछा था। इतना कहते ही सेकंड प्रिंस उनके ऊपर आ पहुंचता है और वो उन दोनों को एक दूसरे से दूर हटाता है और मोशन से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ली नुआन की वो सोर्ड उसे वापस कर दो। वो इस सोर्ड को लेकर हमेशा से तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। तुम लोग चाहो तो मैं तुम दोनों के बीच में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ, जहाँ तुम दोनों एक साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर तुम इस मीटिंग में नहीं आते तो मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि वो नेक्स्ट टाइम तुम पर हमला नहीं करेगा। मगर मोशन उससे कहता है कि हमारे डाशो के रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी वॉरियर अपनी एबिलिटी के दम पर दूसरे वॉरियर का वेपन ले लेता है तो फिर उसे उस वेपन को वापस करने की कोई जरूरत नहीं। और वो क्राउन प्रिंस को बताता है कि मैंने सुना है कि वो तुम्हारा टीचर भी है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने मास्टर को कोई मुंह नहीं दिखा पाओगे अगर मैं उसे हरा दूंगा। मगर यहाँ पर वो सेकंड प्रिंस दिल ही दिल में कहता है
कि इस लड़के को कोई परवाह नहीं कि ली नुआन इसके साथ क्या करेगा। वो मोशन से कहता है कि ठीक है, मैं एम्परर फादर को जाकर सब कुछ बता दूंगा। हम लोगों को बॉर्डर्स की तरफ अपने कुछ ट्रूप्स को भेजना है। वो सेवन सिस्टर से कहता है कि इस वक्त हमारे कोर्ट में लोगों की काफी जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मगर वो लड़की फौरन से मोशन के पीछे छुप जाती है और कहती है कि ब्रदर आप जाइए, मैं आपको ढूंढ लूंगी। इस वक्त मैं मास्टर बाशियन के साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। और मोशन भी उससे कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इसे कुछ भी नहीं होगा। और सेकंड प्रिंस दिल ही दिल में कहता है तुम ही से तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन वो प्रिंस रेजिडेंस के बिल्कुल करीब होता है और जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है तो अचानक से वहां पर उसके पीछे एक अजीब तरह का रेड फ्यूम आने लगता है और वो किलिंग ड्रैगन ये फील करता है तो वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और मोशन को भी ये बात पता चल जाती है कि कोई उसके पीछे है। देखते ही देखते वहां पर अचानक से बहुत सारी चेन्स आ जाती हैं जो कि उन लोगों का रास्ता बंद कर देती हैं और वो लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं। जिसके बाद ली नुआन वहां पर अपीयर होता है। मोशन उसे देखता है तो वो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, सुना है आप इस अकेडमी के नए ग्रैंड प्रीस्ट हैं। मगर ली नुआन कहता है कि तुमने मेरी वो गार्डियन स्वॉर्ड धोखे से मुझसे छीनी थी। क्या तुम्हें कभी अंदाजा भी था कि तुम उस स्वॉर्ड को छीनने के बाद एक दिन मेरे ही हाथों में आओगे। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ली नुआन उसे मारने के लिए फौरन से अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करता है और उसके साथ वो एक बड़ी सी चेन बहुत ही जोर से वहां पर दे मारता है जिससे वो बीस्ट तो दूर जा गिरता है मगर मोशन कहीं गायब हो जाता है और पलक झपकते ही वो ली नुआन के पीछे से आ निकलता है और कहता है कि मैं इंपीरियल अकेडमी का स्टूडेंट हूँ और मुझे एम्परर ने खुद से अपॉइंट किया है। यकीन जानो कि अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो एम्परर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा। मगर ली नुआन उसकी कोई बात नहीं मानता और उसका वो बीस्ट जैसे दोबारा से खड़ा होता है तो एक वेपन बीस्ट से आकर जोर से टकराता है जिससे वो बीस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर बाशियन जी को। वो आते हुए ली नुआन से कहता है कि तुम एक डिवाइन ब्रिज रियलम के कल्टीवेटर होकर एक सेकंड रियलम के वॉरियर पर हमला कर रहे हो, कितनी शर्म की बात है। अगर एम्परर को इसके बारे में पता चला तो यकीन जानो वो तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को इसके लिए सजा देगा और अगर तुमने मेरे डिसाइपल को टच भी किया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही जिंदा गाड़ दूंगा। तो ली नुआन कहता है कि प्रीस्ट बाशियन जी तुम इस लड़के के लिए मेरे सामने खड़े हो गए। तो बाशियन जी कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को पिछले 200 साल से फेस नहीं किया। तुम्हारी वो सोल एन्चेंटमेंट टेक्निक्स अब काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ नई टेक्निक्स दिखा सकता हूँ। मगर ली नुआन वो उसे चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम मुझे सिखाओगे, चलो तो फिर देखते हैं कि तुम्हारी इस ब्लेड में कितना दम है। इतना कहते ही वो उस जगह से एक दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाता है और बाशियन जी भी उसके पीछे चला। वो दोनों ही जब एक जगह आकर लैंड करते हैं तो वहां पर वो दोनों ही फिर से अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं और ली नुआन वो फिर से अपने उसी चेन बीस्ट को समन करता है तो बाशियन जी उसके ऊपर इतना तगड़ा वार करता है कि वो बीस्ट पूरी तरह से रेजा रेजा हो जाता है जिससे ली नुआन को भी काफी तकलीफ होती है और वो बाशियन जी से कहता है कि डाशू से आए हुए एक लड़के के लिए तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, ऐसा करने का मतलब तुम जानते हो ना, तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। मगर बाशियन जी उससे कहता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा जूनियर ब्रदर है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोशन जैसे ही प्रिंस रेजिडेंस का दरवाजा खोलता है तो अंदर इंपीरियल मास्टर खड़ा हुआ होता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है और वो किलिंग ड्रैगन भी उससे थोड़ा सा डरने लगा था। मगर यहाँ पर इंपीरियल मास्टर कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हेवनली कल्ट सेक्ट का एक नया मास्टर वो मेरी अकेडमी का एक डिसाइपल होगा। ये सच में काफी इंटरेस्टिंग मैटर है। मगर मोशन कहता है कि आप यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी इंटरेस्टिंग मैटर पर कोई बात करने तो नहीं आए होंगे। तो वो मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे देखने के बाद भी तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लग रहे। हेवनली कल्ट की टीचिंग सच में वो बहुत ही लाजवाब है, उसके अंदर हर तरह के फैक्ट्स की नॉलेज मौजूद है। तो मोशन कहता है कि मैं जानता हूँ आपने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लोगों को छुपा रखा है, वैसे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो इंपीरियल मास्टर कहता है क्या तुम उन लोगों को लेकर डर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम क्या करोगे? तो मोशन मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर इंपीरियल मास्टर मुझे मारना चाहते हैं तो फिर मुझे घबराने की कोई जरूरत ही नहीं। मगर एक बात मैं बता दूं कि अगर आपने मुझे मार दिया तो हेवनली कल्ट सेक्ट वो आप लोगों से गद्दारी करेगा और आपका दुश्मन बन जाएगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।